Hey guys, so welcome to this amazing channel of Geophysics। तो बच्चों आज आपके सामने जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ये बहुत ही एक अमेजिंग क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ये आपके क्लियर करेगा प्लस जैसे कि आपने इसका थंबनेल भी देखा होगा आपको इलिप्स का यूज़ कैसे होता है ग्रेविटेशन के अंदर। तो मोस्टली इलिप्स का यूज़ के ऊपर ऐसा क्वेश्चन है ये, ग्रेविटेशन के ऊपर थोड़ा सा कम जोर रहेगा। तो बच्चों ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनसे आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीखोगे। सो इन ऑर्डर टू लर्न प्लीज डू वॉच दीज वीडियोस टिल द एंड ऑफ द सेशन। एंड यस गाइस, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस कि आप इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये हमें भी मोटिवेट करता रहे ऐसे अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। हर आदमी को मोटिवेशन की ज़रूरत चाहिए और ये जी मेरी मोटिवेशन आप लोगों का प्यार ही है जो आप इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के थ्रू यहाँ पे बरसाओगे। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज लॉन्च्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मैसिव प्लैनेट ऑफ मास एम। एक प्लैनेट है यहाँ पे जिसको यहाँ से इसकी मैंने शो किया हो, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। ओके, और इस प्लैनेट के सरफेस से हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया है। दिस इज द प्लैनेट। ओके, इस प्लैनेट के सरफेस से ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए, लॉन्च कर दिए। द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 3r एंड इन अ नॉन रेडियल डायरेक्शन। मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये प्लैनेट है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसे लॉन्च करते हो दैट इज द रेडियल डायरेक्शन। तो उसने बोला है कि भाई ऐसे लॉन्च नहीं करना है, कुछ रैंडम डायरेक्शन के अंदर लॉन्च करना है। ड्यूरिंग इट्स जर्नी द ऑब्जेक्ट अटेन्स अ मिनिमम स्पीड ऑफ दिस। अपनी जर्नी के दौरान जो ऑब्जेक्ट है उसकी मिनिमम स्पीड ये आएगी एंड राइजेस टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 5r। और उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 5r तक जाएगी अबव द सरफेस। सो व्हाट टाइम आफ्टर द लॉन्च द ऑब्जेक्ट विल हैव अ वेलोसिटी एंटी पैरेलल टू द लॉन्च वेलोसिटी। तो ये जानना चाहता है कि भाई कितने टाइम बाद जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है दैट इज एंटी पैरेलल टू द लॉन्च वेलोसिटी के एंटी पैरेलल है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। बच्चों ये प्लेनेट है, आपने प्लेनेट के यहाँ से इस सरफेस से ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया किसी स्पीड यू से, जो कि आपको नहीं दे रखा है, ना ही इसके बारे में कुछ डायरेक्शन दे रखी है। तो ऑब्वियसली बात है जब भी आप बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करते हो वो एक इलिप्टिकल पाथ फॉलो करने की कोशिश करता है। तो देखिए अपना इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा और ड्यूरिंग इट्स मोशन जब वो प्लैनेट, जो ऑब्जेक्ट है सॉरी, वो प्लैनेट से मैक्सिमम दूरी के ऊपर होगा। अब केप्लर लॉ आपने पढ़ रखे हैं। केप्लर लॉ क्या कहता है कि जब भी एक प्लैनेट सूरज के अबाउट घूमता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर घूमता है, बीइंग सन एट वन ऑफ इट्स फोकस, राइट। अब सूरज तो बहुत बड़ा है तो उसका कौन सा पार्ट उसके फोकस पे होगा, उसका सेंटर उसके फोकस पे होगा। सिमिलरली अगर मैं एक प्लैनेट के सरफेस से भी बच्चों एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च करता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट भी प्लैनेट के अबाउट एक इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगा और जो वो प्लैनेट है उसका सेंटर भी उसके एक फोकस पे होगा। और आपको पता है इस इलिप्स के दो जो हैं पॉइंट्स रहेंगे जिनको हम पेरिजी एंड एपीजी कहते हैं। जो पास वाला पॉइंट है बच्चों उसको हम पेरिजी कहते हैं, ठीक है, और जो दूर वाला पॉइंट है उस पर हम एपीजी कहते हैं। ठीक है, एपीहीलियन भी कह देते कुछ लोग। एपीहीलियन पे या फिर एपीजी पे जो आपकी स्पीड होती है दैट इज मिनिमम एंड पेरीहीलियन पे आपकी जो स्पीड होगी दैट विल बी मैक्सिमम। ओके, दैट इज द आइडिया। चलिए तो जैसे ही आपने लॉन्च किया तो जाने कि प्रोजेक्टाइल जब फोकस से मैक्सिमम दूरी पे होगा तब उसकी स्पीड मिनिमम रहेगी। अब ध्यान से देखिए, सेंटर 3r है और उसने बोला सरफेस से जो हाइट है दैट इज 5r। तो जाने कि प्लेनेट के फोकस से उस पॉइंट की यानी कि पेरीहीलियन की दूरी जो आ गई दैट इज 8r। और इसकी स्पीड दे रखी है v इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ gm/r। और उसने बोला कि आपने वो टाइम बताना है जब प्लेनेट जो जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी एंटी पैरेलल टू द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी u इस तरफ है तो दूसरी वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट हो। एंटी पैरेलल का मतलब होता है बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल इफ देयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी हो सकता है। इस केस में इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ठीक है, तो एंटी पैरेलल बोला है। ध्यान रखिएगा इलिप्स के अंदर ये बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि सर क्या अगर मान लीजिए इलिप्स है
ठीक है। तो क्या ऑपोजिट वाली वेलोसिटीज इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर वेलोसिटी मिनिमम होती है तो इसके ऑपोजिट वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पे? मैक्सिमम। इसलिए हाँ, जिस पॉइंट से लॉन्च किया और जिस पॉइंट पे यहाँ पे हमने देखा है और एंटी पैरेलल वाली, यानी कि v इज गोइंग, या फिर इसको v डैश कह लिए, v डैश इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की वो चीज इक्वल नहीं होगी। पर एक चीज कंफर्म्ड है कि जब भी वेलोसिटीज जो हैं वो एंटी पैरेलल होंगी किसी भी पॉइंट पे, चाहे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है, तो वो जो लाइन है जो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ज्वाइन करेगी, वो इलिप्स को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही होगी। जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगर आप हॉरिजॉन्टल देखोगे तो भी इलिप्स को वो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है। तो इस केस में भी, तो जब आपने यहाँ पे उसको ऐसे बनाया, ठीक है, तो अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे u है, यहाँ पे वेलोसिटी v डैश है, तो देखिए ये भी यहाँ पे इलिप्स को दो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर रही होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। अब हम देखने वाले हैं कि भाई कैसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों कुछ बेसिक इलिप्स के बारे में आपको मैं बता दूं कि अगर हमारा ये एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है, तो जो भी एक्सिस बड़ी होती है उसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं, जैसे कि दिस इज द मेजर एक्सिस, ठीक है, और जो भी एक्सिस छोटी होती है उसको हम माइनर एक्सिस कह देते हैं, यानी कि लेंथ जिसकी छोटी होती है। तो अगर ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा फोकस है, तो फोकस से ओरिजिन तक की दूरी होती है a इंटू ई। व्हाट इज a? a इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ओके, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ होती है a। तो ये दूरी a e होगी और ये दूरी आपकी a होगी। नाउ व्हाट इज e? e इज इसेंट्रिसिटी। e क्या होती है? इसेंट्रिसिटी होती है, ठीक है। और e का वैल्यू इलिप्स के लिए बच्चों 0 और 1 के बीच में होता है। जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो अर्थ के इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी है, अर्थ के ऑर्बिट का जो इसेंट्रिसिटी है, दैट इज 0.017। इतना कम है बेसिकली, ऑलमोस्ट सर्कल के पास ही चला जाता है कि अगर e का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो बच्चों आपका पाथ जो हो जाता है वो सर्कुलर हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे प्लैनेट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर वो मैक्सिमम दूरी पे है तो बच्चों वेलोसिटी मिनिमम होगी, और अगर वो बिल्कुल पास वाले पॉइंट पे तो वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम डिस्टेंस की दूरी फोकस से बच्चों हमारे पास जो आती है दैट इज a इंटू 1 प्लस ई, और जो मिनिमम दूरी आती है फोकस से दैट इज a इंटू 1 माइनस ई। मैक्सिमम वेलोसिटी बच्चों होती है gm बाई a into 1 plus e divided by 1 minus e, where m is mass of the planet or sun, g is universal gravitation constant, a is the length of semi major axis, और e आपको पता है इसेंट्रिसिटी। और मिनिमम वेलोसिटी में बाकी सब कुछ सेम है, बस ऊपर 1 माइनस ई आ जाता है, नीचे 1 प्लस ई आ जाता है। मैक्सिमम में ऊपर 1 प्लस ई होता है, नीचे 1 माइनस ई होता है, और मिनिमम में ऊपर 1 माइनस ई होता है, नीचे 1 प्लस ई होता है। चलिए, अब ये v मैक्स v मिनिमम आई कहाँ से बच्चों? जब भी प्लैनेटरी मोशन होता है, दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा जिसको हम केपलर लॉ से कहते हैं। पहला कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा बच्चों क्या रहता है? कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, बिकॉज द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग हियर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, सो आई कैन ऑल्सो से दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी बच्चों क्या रहती है? कंजर्व रहती है, इज कंजर्व्ड। अगर ऐसा नहीं है तो आप प्लैनेटरी मोशन डिस्कस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब। चलिए, अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल बच्चों होता है हमेशा mv/r sin थीटा। अगर मैं बिल्कुल पास वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि पेरीहीलियन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, दूरी फोकस से a इंटू 1 माइनस आर है, एब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हम किसको मान रहे हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन हम फोकस को मान रहे हैं, जहाँ पे हमारा सन है या फिर प्लैनेट है। तो इसलिए m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द v मैक्स, एंड दूरी इज a इंटू 1 माइनस ई। और अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे यहाँ पे वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज 90, तो जिसके कारण यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू क्या हो गया? 1। सिमिलरली मिनिमम की बात करें तो बच्चों ये इसका पोजीशन वेक्टर रहेगा r, जिसका मैग्नीट्यूड आ गया a इंटू 1 प्लस ई
स्पीड के आगे मिनिमम, और अगर आप एंगल देखेंगे यहाँ पे भी कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो दैट इज वाई m इंटू वी मिनिमम इंटू दूरी दैट इज a इंटू 1 प्लस ई मल्टीप्लाई बाय 1 बिकॉज साइन 90 इज 1। तो जिसके चलते बच्चों हमारे पास v मैक्स और v मिनिमम में एक रिलेशन आता है दैट इज 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ v मैक्स और v मिनिमम कहाँ से है ताकि हम इसको डायरेक्टली यूज कर सके इसके बाद। ठीक है, अब आती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो बेसिकली मैं पेरीहीलियन और एपीहीलियन पे सारा कुछ ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। दो मास अगर दिए हो m1 एंड m2, उनके बीच की बच्चों पोटेंशियल, अगर उनके बीच की दूरी r है तो उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज माइनस जी m1 m2 बाय r। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए माइनस shows that the force is attractive in nature, g is universal gravitation constant, m is mass of the planet, small m is mass of the object divided by the distance that is a into 1 plus e। और उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ m इंटू वी मिनिमम स्क्वायर। तो ये कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एपीहीलियन पॉइंट की बात कर रहा हूँ। पेरीहीलियन पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज g मास ऑफ प्लेनेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस दैट इज a इंटू 1 माइनस e, और उस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम दैट इज हाफ v मैक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या किया बच्चों, v मैक्स को v मिनिमम की टर्म में यहाँ पे एलिमिनेट कर लिया। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हुए जो कि आपके सामने, प्लस आप लोग इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो तो आप ये बहुत सिंपल मैग्निफिकेशन कर दीजिए, सिंपल जो है मैनिपुलेशन एंड ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने v मिनिमम का वैल्यू डाला, फिर मैं v मिनिमम वाली टर्म्स को सारी को उठा करके एक तरफ ले आया और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म्स एक साइड पे ले आया। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करते ही मेरे पास v मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा दैट इज रूट ऑफ जी एम बाई ए इंटू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। आप इस वीडियो को भी रेफर कर सकते हो अगर आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, एलसीएम लेकर के जैसे हम सॉल्व करते हैं, और ज़्यादा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो जिससे चलते हमें यस, अगर आप इस एक्सप्रेशन को याद रख सकते हो तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। क्वेश्चन तो अब स्टार्ट होता है। उसने क्या कर रखा है बच्चों, v मिनिमम की वैल्यू दे रखी है दैट इज 1/2 रूट ऑफ जी एम बाय 5r, ये आपको दे रखा है। तो मैंने इसको v मिनिमम की इक्वल रखा जिसके कारण मेरे पास आया 1a इंटू 1 प्लस ई इज इक्वल टू 8r, और जिसके चलते अब मैंने क्या किया, इस चीज़ को वापस इंसर्ट किया। a इंटू 1 प्लस ई का वैल्यू कितना आ गया, 8r आ चुका है। ठीक है, एंड दिस इज 1 माइनस ई अपॉन ए इंटू 1 प्लस ई। क्या कर दिया मैंने, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ये तो वैल्यू मुझे पता है, ये कहाँ से पता है ये वैल्यू, जो याद कीजिए ऊपर से मैंने देखा था कि अगर यहाँ पे प्लेनेट है और ये वो पॉइंट है तो ये दूरी कितनी आई थी, 8r आई थी, और ये एग्जैक्टली दूरी कितनी थी, 1 प्लस ई। तो इसकी वैल्यू को बच्चों मैंने क्या कर दी, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जैसे हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व करने पे मेरी ई का वैल्यू कितना आ गया, 3/5। इसेंट्रिसिटी इज कमिंग आउट टू बी 3/5। अब मैंने 3/5 का वैल्यू बच्चों उस इक्वेशन के अंदर रख दिया दैट इज a इंटू 1 प्लस ई, तो जिसके कारण मेरा a का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 5r। तो जाने कि ये जो इलिप्स बन रहा है इसकी सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ जो है 5r आ चुकी है। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे इलिप्स का ओरिजिन कहाँ पे है बच्चों। अब इसेंट्रिसिटी और b इज लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, okay, and a is length of semi major axis। ठीक है, a का वैल्यू मुझे पता चल चुका है, a का वैल्यू 5r आ चुका है, e का वैल्यू कैलकुलेशन से मेरे पास कितना आ चुका है, 3/5। तो जिसके चलते बच्चों मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, b का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए e का वैल्यू 3/5 रख दिया इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a का वैल्यू 5r, जिसका स्क्वायर बन गया 25r स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करने पे 9/25 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 25r स्क्वायर। तो जिसके कारण b का वैल्यू बच्चों मेरे पास कितना आ गया, 4r। अब फाइनली मेरा जो है इलिप्स बन करके तैयार है। देखिए ये हमारा प्लेनेट था, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इसका फोकस है, इसका रेडियस 3r था, और ये जो h मैक्सिमम हाइट थी वो थी 5r। ठीक है, ऑब्जेक्ट जाएगा वापस जो है प्लेनेट पे ही टकराएगा, तो यानी कि उसका इलिप्स जो है वो, उसका जो पाथ है, जो पेरीहीलियन पॉइंट है, वो प्लेनेट में से ही पास कर रहा है। अगर वो प्लेनेट पे ना स्ट्राइक करता तो पेरीहीलियन प्लेनेट से बाहर रह जाता। अब क्योंकि आपने उसको प्लेनेट से लॉन्च किया तो अल्टीमेटली वो प्लेनेट पे आकर के हिट करने वाला है।
तो जिसके चलते उसका पेरिहेलियन पॉइंट अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। और आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। कैसे जस्टिफाई होगा अभी आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस कितना आया बच्चों, 5r आया है, तो जिसके कारण ओरिजिन पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा 0,0। तो वो जो हम जिसको AE कह रहे हैं, देखिए ये वो दूरी आ गई AE, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है ये दूरी दूसरी तरफ कितनी आ गई, वो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस इज सेमी मेजर एक्सिस 5r, तो 5r में से 3r गया, तो दूसरी तरफ कितना बच गया, 2r बच गया, ठीक है। और प्लेनेट का जो रेडियस है बच्चों दैट इज 3r, तो आप देख सकते हो जो 2r है दैट इज लेस देन 3r, दैट इज व्हाई द पेरिहेलियन पॉइंट इज गोइंग टू बी इनसाइड द प्लेनेट। अब जिस पॉइंट से आपने लॉन्च किया है, और ये मैं ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुका हूं, जब वेलोसिटी एंटी पैरेलल होगी तो आधा इलिप्स एक्चुअल में यहाँ पे पूरा कंप्लीट आधा इलिप्स जो है वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर चुका होगा। तो इस डायनामिक को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार ये फोकस 1 है जो प्लेनेट के सेंटर पे है, जो ओरिजिन है वो 3r डिस्टेंस की दूरी पे है, ये स्टैब्लिश कर लिया है, एंड लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस इज 5r। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए टाइम, कितने टाइम बाद ऐसे हुआ होगा। अब ये रिलेशन आपने केपलर थर्ड लॉ से पढ़ा होगा कि जब जो टाइम पीरियड होता है उसका जो स्क्वायर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इन दिस केस, दैट इज 5r। तो इस चीज का जो टाइम पीरियड है बच्चों, दैट टाइम पीरियड का स्क्वायर इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज 25r स्क्वायर। अब हमने लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी भी पता है कि एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि A1 by T1 is equals to A2 by T2, where A is the area, T is the time taken। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बच्चों पूरे एलिप्स की, है ना, पूरे एलिप्स का जो एरिया होगा दैट इज गोइंग टू बी पाई AB। A is 5r, B is 4r, तो जिसके कारण बच्चों पूरे एलिप्स का एरिया आपके पास आ गया 20 पाई r स्क्वायर। तो अगर पूरा एरिया 20 पाई r स्क्वायर है तो उसका टाइम पीरियड जो आ रहा है उसका क्यूब करना है, राइट, दिस इज 125 और यहाँ पे r क्यूब। तो t का वैल्यू बच्चों दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 125 एंड r इज टू पावर 3/2। अगर मैं ये देख लूँ कि जब से ये ऑब्जेक्ट आपने लॉन्च किया है और जहाँ पे हम बात करना चाहते हैं, अगर वहाँ का मैं टोटल एरिया कैलकुलेट कर लूँ डिवाइडेड बाय उसका टाइम पीरियड, वो क्या हो जाएंगे, इक्वल टू टोटल एरिया डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड रख दूँ तो मेरे पास वो टाइम पीरियड आ जाएगा। ये चीज़ हम स्टेब्लिश कर चुके हैं कि भाई आधा इलिप्स तो वो ऑलरेडी कवर कर चुका है यहाँ तक, ठीक है। अब बाकी बचा हुआ हमने क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना। देखिए आपने ज्वाइन किस चीज को करना होता है, यू हैव टू ज्वाइन द प्लैनेट टू द फोकस एंड स्टार्टिंग पॉइंट से, और जहां पे वो एंड कर रहा है उसको भी आपको फोकस से ज्वाइन करना होता है। तो जिसके कारण आधे एलिप्स का एरिया तो आप पता कर लोगे, ये वाला एरिया थोड़ा सा कैलकुलेट करने में आपको फिर से मुशक्कत करनी पड़ेगी, फाइट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं समहाउ ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लूँ तो भैया अपना काम हो जाएगा। तो बेसिकली जितना भी एरिया इस टाइम पे इस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है दैट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ दिस हाफ एरिया ऑफ द एलिप्स प्लस द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का जो एरिया है इन दोनों के समेशन के इक्वल होगा। एलिप्स का एरिया हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं दैट इज पाई बी, तो आधे एलिप्स का क्या हो जाएगा पाई AB बाई 2। तो यार ये एरिया जो आ जाएगा A डैश दैट इज गोइंग टू बी 10 पाई r स्क्वायर, 10 पाई r स्क्वायर, क्योंकि पूरा है 20 पाई r स्क्वायर, आधा कितना हो गया 10 पाई r स्क्वायर। अब निकालना है बच्चों ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल के एरिया की अगर मैं बात करूं, देखिए ये लेंथ आपके पास 3r ऑलरेडी है, ये लेंथ भी आपके पास 3r ऑलरेडी है। अब ना तो मुझे ये पूरी लेंथ पता चल रही है, देखिए ये वाली, और ना मुझे ये वाली पूरी लेंथ पता चल रही है। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है। अब देखिएगा कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई एक फोकस अगर यहाँ पे तो बच्चों दूसरा फोकस यहाँ पे होगा F2,
ओरिजिन की दूरी फोकस से अगर एक फोकस की 3r है तो दूसरे फोकस की दूरी भी कितनी होगी 3r। ठीक है, अगर F1 से इसको A कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं B कह देता हूँ, F1 से जो दूरी A की है F2 से वही दूरी B की है। देखिए अगर ये x है so दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी x। तो कहने का मतलब जो आपको एरिया, टोटल एरिया यहाँ पे दिखाई देने वाला, लेट्स सपोज B ट्राइंगल मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, ट्राइंगल F1BA, इसका जो एरिया होगा बच्चों, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल F1F2B। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, और आपस में ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल ट्राइंगल्स है। ये वाला ट्राइंगल जिसको मैं शेड कर रहा हूँ दैट इज ट्राइंगल BF2O इज इक्वल्स टू ट्राइंगल F1OA, क्योंकि दोनों में फोकस सेम है, दोनों के पॉइंट्स जो है ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं और रीजन बीच में। तो ऐसा करने से हमें क्या हेल्प मिल गई? ऐसा करने से ये हेल्प मिल गई भाई, ये लेंथ 3r है, ये लेंथ 3r है, ये लेंथ 3r है, तो इस बेस लेंथ मुझे मिल गई 6r, ये लेंथ 3r मिल गई। अब मुझे जस्ट ये x कैलकुलेट करनी है, तो x कैलकुलेट होगी तो पूरे ट्राइंगल का मैं एरिया हीरोज फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब ये x कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो कि एलिप्स की प्रॉपर्टी, दैट इज F1P प्लस F2P इज इक्वल टू 2a। फोकस से P पॉइंट की दूरी या फिर A पॉइंट की दूरी जिसको हमने A बोला है, प्लस दूसरे फोकस से A पॉइंट की दूरी, इन दोनों का जो समेशन होगा दैट इज 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, राइट। तो देखिए जिसके कारण सेमी मेजर एक्सिस कितनी है 5r, तो जिसके कारण 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, ये कितना आ गया 10r। तो F1P प्लस F2P इज इक्वल टू 10r। F1P का वैल्यू बच्चों जो A, जिसको मैं A कह रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे A क्या कर देते हैं, थोड़ा सा A कर देते हैं। F1A का वैल्यू 3r है, F2A का वैल्यू x है, तो जिसके कारण x का वैल्यू कितना आ गया 7r। तो देखिए 7r। अब मेरा काम बहुत आसान है यार। अब बच्चों मेरे पास एक ट्राइंगल आ चुका है जिसका एक लेंथ 3r है, दूसरा लेंथ 6r है, और ये लेंथ कितना है 7r। ऑल आई हैव टू डू इज कैलकुलेट दिस एरिया। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है हीरोज फॉर्मूला, उसके लिए मुझे s का वैल्यू क्या रहेगा, सभी साइड्स का समेशन डिवाइड बाय 2, तो 3r प्लस 6r प्लस 7r डिवाइड बाय 2, तो s इज गोइंग टू बी कितना आ गया यहाँ पे 16r, 16 डिवाइड बाय 2 इज 8r। और बच्चों एरिया क्या होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s का वैल्यू है 8r, s माइनस ए इज 8r माइनस 3r, s माइनस b इज 8r माइनस 6r, एंड s माइनस c इज 8r माइनस 7r, जिसके कारण बच्चों एरिया आ जाएगा 8r इंटू 5r इंटू 2r इंटू 1। सो 5 टू द 10 इंटू इट इज 80r रेज़ टू पावर 4। इसका रूट जो आ जाएगा दैट इज 4 इंटू root of 5r square, because 16 into 5 is 80 and 16 का रूट इज 4, so 4 रूट 5 r raised to 4 का रूट जो है r square। तो जो टोटल एरिया बच्चों आएगा दैट इज 10 pi r square is plus of 4 root pi r square। दिस इज फॉर हाफ ellipse एंड दिस इज फॉर द ट्राइंगल जिसको हमने बोला है F1 F2A। देखिए अगर आप पूरे क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो ग्रेविटेशन का ज़्यादा रोल नहीं है, ज़्यादा रोल किसका है, मैथ्स का। और यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी थी कि कैसे वो इलिप्स को यूज़ कर रहा है इन क्वेश्चंस के अंदर, कैसे बेसिक प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री की। टोटल एरिया इज पाई बी दैट इज 20 pi r square एंड a1 by t1 इज इक्वल टू a2 by t2। तो क्या मैं लिख दूँ 20 pi r square डिवाइड बाई t इज इक्वल टू 10 pi r square प्लस 5 रूट 2 r square डिवाइड बाई t2। तो t2 इज इक्वल्स टू 10 पाई प्लस 4 रूट पाई आर स्क्वायर देखिए कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड बाई 20 पाई इंटू टाइम पीरियड t। अब जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, जैसे कि आपको होता है दिस टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू दैट इज 2 पाई डिवाइड बाई रूट ऑफ जी एम इंटू
सेमी मेजर एक्सिस रेज टू पावर 3/2, राइट। तो जिसके चलते बस अब आपने यहाँ पे इस टाइम पीरियड का वैल्यू इंसर्ट करना है, दैट इज 2 पाई डिवाइड बाय रूट GM इंटू 5R रेज टू पावर 3/2। सो देखिए यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 10। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका टाइम आ जाएगा, कितने टाइम में जाकर के वो एंटी पैरेलल हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय भी किया होगा। डू वॉच दीज वीडियोज अगेन एंड अगेन, ताकि आपके दिमाग में उतर जाए, तभी जाकर के ये कॉन्सेप्ट अपना होगा। एक बार में कभी कोई कॉन्सेप्ट अपना नहीं होता है, बार बार इन वीडियोस को देखना पड़ेगा। एंड यस, एक एक क्वेश्चन करके इसलिए डील कर रहा हूँ ताकि आपको ये सारा एक्सपोजर आ सके, आप अच्छा फील करोगे जब आप और ऐसे क्वेश्चंस करोगे। बाकी जितने भी मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस है वो इन्हीं क्वेश्चंस का बहुत छोटा सा सब पार्ट होते हैं। तो डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू किल लॉट्स ऑफ बर्ड्स विद वन स्टोन, राइट। चलिए, तो बच्चा पार्टी अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ और नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए लव यू बच्चा पार्टी, टेक केयर, बाय बाय।